हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। आइए देखिए हमारे पुराने इंटरव्यूज के कुछ संकलन एक साथ। हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, टुडे वी हैव डॉक्टर विजेंद्र वैष्णव विद अस एंड ही इज अ मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी स्किल्ड पर्सनैलिटी। ही इज अ डॉक्टर एज वेल एज ही इज अ वेरी एक्टिव सोशल वर्कर ऑल्सो। तो आइए उनसे बात करते हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना चैनल में। विजेंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ जो भी हमारा कोरोना काल का समय रहा है, लगभग 84 दिन, उसमें आपकी जो संस्था है नाथेश्वर महादेव पारमार्थिक समिति, उसमें लगातार जरूरतमंदों को खाना, पानी और जो भी जरूरत का सामान है वो 84 दिन तक लगातार दिया गया है। तो एक डॉक्टर होने के बावजूद मन में एक सामाजिक कार्यकर्ता का भाव आपके मन में कैसे आया? नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजेंद्र वैष्णव। हमारे इंडिया में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और 28 को मैं घर से बाहर निकला। इन 4-5 दिनों में मेरे मन में लगातार एक सवाल आता रहा कि क्या मैं भी सभी पूरे इंडिया में जैसे लॉकडाउन हुआ, सब पूरा बंद है, फ्लाइट बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, बस बंद है, सब कुछ बंद है, तो क्या मैं भी अपने घर में बैठ के ऐसे ही देखते रहूं? फिर एक मन में विचार आया कि नहीं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मुझे इस कोविड काल में सबकी मदद करना चाहिए। तो मैं बाहर निकला और मैंने एक निजी चिकित्सालय में जॉब स्टार्ट किया, कोविड के पेशेंट देखना स्टार्ट किए। उसके बाद मेरी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, रात को 10 से सुबह 8 बजे तक मैं वहाँ काम करता था। सुबह आने के बाद में उस समय 2 पेशेंट 3 पेशेंट कोविड के हुआ करते थे। उस समय कोविड के इतने सारे पेशेंट नहीं थे। जब मैं दिन भर घर पे फ्री रहता तो मुझे लगा कि यार मेरे पास इतना सारा समय है, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ और कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि किसी की मदद कर सकूँ। फिर ख्याल आया कि सब कुछ लोग राशन बांट रहे थे उस समय, कुछ लोग तरह तरह से लोगों की मदद कर रहे थे, तो हमने भी स्टार्ट किया राशन बांटना। 2-3 दिन राशन बांटा। फिर उसके बाद हमको लगा कि राशन तो बहुत सारे लोगों के पास है, जिन लोगों के पास है वो भी लेके जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो तो ला ही रहे हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद खाना बना के और लोगों को दें, तो उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको जरूरत है, एक्चुअल जिसको आवश्यकता है वही व्यक्ति खाना लेने आएगा। फिर मेरी कॉलोनी में हमारी जो समिति है नाथेश्वर महादेव पारमार्थिक समिति, उसके समिति के 8-10 लोग हम लोगों ने शाम को मीटिंग की, चर्चा की कि कैसे कर सकते हैं। तो फिर अगले दिन से हम लोगों ने भोजन बांटना स्टार्ट किया। पहले दिन हम लोगों ने 100 लोगों का भोजन बनाया जो 20 से 25 मिनट में खत्म हो गया। तो हमको लगा कि वाकई लोगों को आवश्यकता है इस चीज़ की। तो फिर नेक्स्ट डे से हम लोगों ने और ज़्यादा बनाना चालू किया और लगातार 84 दिन तक बनाते बनाते लास्ट तक हम लोग जब पहुंचे तब 1200-1300 लोगों को पर डे भोजन की व्यवस्था सुबह और शाम की जाती थी। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे जानकारी के अनुसार विभिन्न हॉस्पिटलों में ड्यूटी करते करते, कोविड पेशेंट्स देखते देखते आप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और कोरोना को हराकर आप फिर काम पर लौटे। तो ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा कि क्या वाकई कोरोना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, समाज के लिए? बिल्कुल, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कोरोना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं अक्सर करके लोगों को समझाता हूँ, हमारी संस्था ने बीच में सैनिटाइजर, मास्क और कोविड के प्रति जानकारियाँ सबको दी हैं। लगातार हम लोग इस कोविड की जानकारी लोगों को देते आ रहे हैं। उनका इलाज में भी जो संभवतः मदद हम लोगों से होती है वो हम लोग करते आ रहे हैं लगातार। और मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि मास्क जरूर लगाएं और जितना जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, अदरवाइज जितना हो सके घर पर रहें। और कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा मेडिसिन या सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क है आज के डेट में, क्योंकि कोरोना की अभी कोई दवाई बनी नहीं है। तो जितना हो सके मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी बिल्कुल। विजेंद्र जी, इंदौर में एक आप अच्छा वर्चस्व रखते हैं, डॉक्टर पेशे में आपका बहुत अच्छा नाम है। तो आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद क्या ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो हर एक राजनीतिक एक सोशलिस्ट ही होता है, समाज सेवी होता है। जो समाज सेवी है वही राजनीतिक भी होता है। तो ऐसे लोगों को अगर इस टाइप के कुछ लोग समाज सेवा से राजनीति में आते हैं तो डेफिनेटली राजनीति का स्तर सुधरेगा, तो आना चाहिए। मैं अगर आपके संस्था की बात करूं तो आपकी संस्था के थ्रू आप काम कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में 84 दिन तक लगातार खाना दिया है लोगों को। तो क्या, और अगर मैं बात करूं तो आगे नगरीय निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या ये जो कोरोना काल में समाज सेवा थी, क्या ये राजनीति के भाव से की गई है? क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी
इलेक्शन थे? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है कि समाज सेवा में आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 15 वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ। नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव हो, मेरा काम शुरू से समाज सेवा करना रहा है और मैं लगातार समाज सेवा करता रहा हूँ और पिछले 15 वर्षों से करता रहा हूँ। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारी संस्था के द्वारा वृक्षारोपण का लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से हम लोगों ने हमारी कॉलोनी में और विभिन्न जगहों पर तकरीबन 5000 पौधे जो लगाए थे, वो आज 8 वर्षों में बड़े पेड़ बन चुके हैं और फलदार वृक्ष भी लगाए हैं, जिनसे फल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा हम लोग गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम घर घर से स्वेटर, साल या जो भी हमको मिल सकता है, हम लोग हमारी फ्रेंड सर्कल में, हमारे परिचितों के यहाँ से लेके और उन तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा भोजन की व्यवस्था करना तो अच्छा काम है, नर सेवा नारायण सेवा हम लोग ऐसा मानते हैं। तो इसलिए लगातार ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं निस्वार्थ भाव से 15 वर्षों से करते आ रहा हूँ। इसको नगर निगम चुनाव या किसी चुनाव से जोड़ना गलत है। जी विजेंद्र जी, आप क्योंकि अपने क्षेत्र के एक जाने माने पर्सन हैं, लोगों की परेशानियों को समझ के ग्रास रूट पे काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना और उनके लिए हर समय तैयार रहना, एक डॉक्टर के पेशे होने, मतलब डॉक्टर के पेशे में होने के बावजूद, तो आपको क्या लगता है, हो सकता है संगठन आपको टिकट दे दे या वो कभी आपको ऐसा मौका दे राजनीति में काम करने का? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर राजनीति में आने का जहां तक आपका प्रश्न है, तो अगर पार्टी या संगठन हमारा इस चीज की जवाबदारी मुझे देता है तो जरूरत पड़ने पर मैं इस जवाबदारी को निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया विजेंद्र जी, आपका समय लिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप एक बहुमुखी प्रतिभा हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, आप डॉक्टर के पेशे में हैं, समाज सेवा में हैं, राजनीति में हो सकता है आपको मौका मिले, तो हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से समाज की और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं इसका सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूँ। हर एक युवा को समाज सेवा करना चाहिए, वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो या पूरे दिन की हो। मेरा ये कतई आशय ये नहीं है कि पूरा अपना टाइमिंग और अपना जॉब और अपना सब छोड़ के समाज सेवा करें। जो भी वो काम करते हैं, उस काम के जरिए भी समाज सेवा की जा सकती है। मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ और ये समझाना भी चाहता हूँ, जैसे मैं करता हूँ। मैं एक चिकित्सक होने के साथ साथ मैं लोगों की मदद करने के लिए जो भी मेरे पास टाइम होता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मैं लगातार करते आ रहा हूँ और करता हूँ। मैं भी सबसे यही उम्मीद रखता हूं और सभी युवाओं को ये संदेश भी देना चाहूँ, ये बोलना भी चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम के साथ 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जिस भी स्तर से तन मन धन से समाज सेवा करें, करते रहें। किसी भी स्तर की हो, किसी भी तरीके की हो, करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजेंद्र। दर्शकों, आपने देखा, हमने डॉक्टर साहब से बात की और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें बहुत ठीक से समझ में आई होंगी और हम सब कोशिश करें कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम समाज के लिए योगदान करें, देश की उन्नति में योगदान दें। और आपसे फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग हर उम्र का व्यक्ति, हर कैडर का व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अपनी बात रख सकता है और सामने वाला उसको सुन भी सकता है और अपने ओपिनियन भी दे सकता है। जबकि पहले ऐसा होता था कि किसी को अपनी बात रखने के लिए, कोई बात कहने के लिए एक मंच चाहिए होता था और सुनने वाले को भी उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, सुनने आना पड़ता था। लेकिन सोशल मीडिया ने आज के समय को, आज की पीढ़ी को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर बहुत फायदे हो सकते हैं। लोग अपने लाखों, हजारों की संख्या में फॉलोवर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है लखन देपाले जी। उम्र कुल 27 वर्ष। आप एक समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं और बीजेपी के नगर सह संयोजक हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर। लखन जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना न्यूज में। लखन जी, मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आपकी उम्र कुल 27 वर्ष है, तो आपके मन में ये समाज सेवा का जज्बा कैसे आया? ये दादाजी मेरे समाज सेवक ही थे और उनको देखते देखते पापा भी फिर उस फील्ड में चले गए। फिर पापा को देखते देखते फिर मैं भी एक समाज सेवक ही बन गया हूँ और जनता का सेवा करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कि जितना अगर दिन भर में अगर कभी 4-5 लोगों की भी मदद कर दूं तो दिल में इतनी तसल्ली और इतना सुकून मिलता है रात में
कि मैं उसका कुछ बोल नहीं सकता, उसका जवाब ही नहीं मेरे पास। इसीलिए मैं समाज सेवा का कार्य करता हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बीजेपी के नगर सह संयोजक हैं, तो आपने बीजेपी पार्टी को ही क्यों चुना? बीजेपी पार्टी को इसलिए चुना कि बीजेपी पार्टी नहीं, ये एक परिवार है। हम परिवार के माध्यम से कोई भी चीज लड़ते हैं, जैसे चुनाव आ गए, पार्षद के चुनाव आ गए, विधायक के चुनाव आ गए, A to Z कोई से भी अगर एक छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो एक कार्यकर्ता अपने एक पावर से नहीं, वो बीजेपी के परिवार से लड़ता है कि हमेशा हम एकजुट करके कोई भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और यही मेरा कारण रहा बीजेपी से जुड़ने का कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान एक छोटी बस्ती के रहने वाले जो आज मुख्यमंत्री है, ऐसे हमारे जो चाय बेचने वाले नरेंद्र जी मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री है। बस ये एक ही लक्ष्य है मेरा कि मैं बीजेपी में हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहूं। बीजेपी युवाओं को मौका देती है और इसी मौके के हजारों युवा वेट कर रहे हैं अभी कि काफी संख्या में युवाओं को एक मौका मिला जाए। जी लखन जी, अब चूंकि आपका खुद का व्यवसाय भी है, आप एक समाज सेवी भी हैं, और आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? लाइक अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आपके इस पर क्या विचार हैं आगे? पार्टी अगर मौका देती है, ये तो एक माइनस और प्लस पॉइंट की बात है कि पार्टी ये तो संगठन है, जो मौका अगर पार्टी ने अगर मुझे दिया तो मैं 10 गुना काम करके दिखाऊंगा। अभी भी 10 गुना ही, उससे भी 10 गुना ज्यादा ही करके मैं दिखाऊंगा पार्टी को कि एक युवा, आज का युवा क्या कर सकता है। और पार्टी अगर मौका नहीं भी देना चाहती है मुझे, अगर किसी और को भी मौका दे तो मैं उसके लिए तन और मन से पूरे विश्वास के साथ उसको। जी लखन जी, जहां तक मुझे जानकारी है आप वार्ड नंबर 66 से दावेदारी रख रहे हैं, तो वार्ड नंबर 66 ही क्यों? वार्ड 66 इसलिए कि मैं वहाँ का एक रहवासी हूँ, मुझे वार्ड की पूरी जानकारी है और मैं गरीब बस्तियों में भी जाता रहता हूँ। मुझे छोटी से बड़ी जानकारी सब हर चीज की रहती है। अगर वार्ड का व्यक्ति रहेगा तो वो जल्दी जनता की समस्या दूर कर पाएगा। और वो कभी पार्षद पता चले कि 20 किलोमीटर दूर है और उनका है ना कार्यालय भी 20 किलोमीटर दूर है, तो कार्यकर्ता वहां तक जा ही नहीं सकता कभी। मतलब आप क्षेत्रीय नेतृत्व को महत्व देते हैं? हाँ, इसे मैं क्षेत्रीय नेतृत्व को करता हूँ। लखन जी, जैसा कि आप बीजेपी की विचारधारा से बहुत प्रेरित हैं और उनको आप फॉलो भी करते हैं, तो आपके खुद के क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र को लेकर के? यदि मौका मिलेगा तो आप क्या क्या विकास उसमें करना चाहेंगे? मैं ऐसा बहुत सारा कुछ नया करना चाहता हूँ। जैसे वार्ड में कार्यालय अभी तक हुआ नहीं, कोई से भी वार्ड में आप चले जाओ, आज तक कोई से भी वार्ड में कार्यालय उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वार्ड में कार्यालय उपलब्ध हो जाए, एक बंदा वहां बैठा रहे, जो भी जनता है उनकी समस्या हर 24 घंटे 12 घंटे में दूर करनी, बोले कितने भी दुख में हो कितने भी सुख में हो, उनको अपने को 24 घंटे में समस्या को हल करके देना है। ये पार्षद का कार्य रहता है। और बहुत सारे कार्य है उसमें जैसे करने जैसे, वो भी करेंगे। आज तक कभी किसी ने वार्ड में किया नहीं है, वो 10 गुना ज्यादा करेंगे अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो। जी लखन जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हमारे सद्भावना के जो व्यूअर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अब तक किस तरह की समाज सेवाएं की हैं और आगे आपका क्या लुकआउट है करने का? एक संगठन के माध्यम से, एक साई का दीवाना मित्र मंडल मेरा संगठन है, 100 लोगों की टीम है उसमें। अगर किसी का भी बर्थडे अगर आता है तो वो हम केक तो कटवा देते हैं हमारे मित्र का, बाकी जो फोकट का खर्च है वो हमने आजकल बंद कर दिया। कुछ अस्पतालों में जाके कंबल, कुछ मंदिरों के बाहर जो एक्चुअली बैठे रहते हैं बेचारे भूखे सुबह शाम बैठे रहते हैं, उन्हें भोजन करा देते हैं हम। और ऐसी बहुत सारी चीजों ने जो हम उन्हीं पैसों से बहुत सारे कार्य कर देते। ठीक है, लॉकडाउन के समय में काफी सारे संगठन हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, क्या आपके संगठन ने भी किया है और किस तरह से अलग काम किया है? लॉकडाउन में बहुत गरीब स्तर के कुछ फैमिली देखने को मिली है और उन्हें सुबह शाम बहुत दिक्कत आ गई। बच्चों के लिए दूध नहीं आ रहा था और उनके घर पे भोजन नहीं था, गैस की टंकियों खत्म हो गई। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो है आभार कि उन्होंने 3 महीने तक गैस की टंकियों है ना फ्री करवा दी थी उस समय। तो गैस की टंकी तो हो गया था और जैसे सुबह शाम उनके लिए आ रहा था ना राशन, वो एवरी टाइम हम उनके घर पे एवरी टाइम हमारा बंदा जाके एवरी टाइम उनको दे रहा था, किसी भी चीज की समस्या ना पड़े उन्हें। ठीक है, तो क्या सिर्फ लॉकडाउन में ही काम किया और कुछ परिवारों के लिए काम करते हैं या कुछ कैडर वाइज भी काम करते हैं कि बच्चों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए क्या, बच्चियों के लिए क्या?
बच्चों के लिए भी काम करते हैं? बच्चों के लिए ये काम किया है कि कुछ स्कूल के माध्यम से कुछ सुबह शाम फोन आते हैं कि आज बच्चे की फीस नहीं भरी, हम बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। तो हम वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल जो भी हेड होते हैं उनसे बात करते हैं कि भैया आप इस लैंग्वेज में बात ना करें कि बच्चे को निकाल देंगे। आज वो फैमिली की सुख और कोई दुख में भी आप किसी चीज को समझिए। तो हम जाके वहाँ फीस कम करा के और जो भी हमारे संगठन के माध्यम से जितना भी होता है हम उसको 10 गुना करते हैं। कुछ बच्चों हाँ आपका सहयोग होता है? हाँ, कुछ बच्चे जैसे ना वो किताब कापी नहीं ले पाते तो हमारे संगठन के माध्यम से हम उनको बुक अलर्ट करा देते हैं, जो भी रहता है। ठीक है। आज के समय में महिलाओं के लिए हर तरफ से कानून बन रहा है, लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। क्या आपका संगठन महिलाओं के लिए भी कुछ योगदान देता है, महिलाओं के काम के लिए? सामूहिक विवाह होता है जो, उसमें हमारा संगठन ने जो भी हमसे बनता है 10 से 50 गुना हम चाहते हैं कि हम 100% दे पाए। बाकी हम 100% दे नहीं पाते। हमसे जितना योग होता है हम उतना सहयोग करते हैं बालिकाओं के लिए। ठीक है। किस तरह से सहयोग होता है वो? उनके शादी में हो गया जैसे सहयोग, जैसे कुछ परेशानी हो उसमें सहयोग कर दिया, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है उसमें भी हमने सहयोग कर दिया उनको। शादी में सहयोग किस तरह से करता है? शादी में तो एक आयोजित होता है, प्रोग्राम हो जाता है कि उसमें जैसे कि उनकी शादी स्थायी हो जाए, मतलब वही अच्छी जगह हो जाए। लखन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक खुद युवा नेता हैं, आपकी उम्र बहुत कम है और बहुत सारी चीजें आपने की हैं इतनी कम उम्र में, तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि महिलाओं का सम्मान करें, नशे पत्ते से आप दूर रहे ज्यादा से ज्यादा। और जो गरीब बस्ती के लोग हैं अगर उनसे कुछ ना बन रहा हो तो आप सभी जाकर उनकी मदद करें, उनके लिए खड़े रहे और अपने माँ बापों की इतनी इज्जत करें जो अपने आगे भगवान है वो। और अगर आपसे कोई मदद की उम्मीद नहीं कोई भी दे रहा हो तो हमारा संगठन है साईं का दीवाना मित्र मतलब, आप हमें याद करिए, आपके लिए 24 घंटे हम उपलब्ध रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लखन जी। हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। हम अक्सर देखते हैं जब एक गांव से या छोटी जगह से बच्चा बाहर निकलता है या शहर पढ़ने जाता है तो बड़े सारे सपनों के साथ में जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि पढ़ाई करने के बाद वो बाहर निकलेगा और किसी बड़े शहर या मेट्रो सिटीज में जाके कहीं नौकरी करेगा या विदेश में जाके आगे की पढ़ाई करेगा और खुद को वेल सेटल करेगा। लेकिन इसकी एक विपरीत एक शख्स हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने गांव से निकले तो सही, इंदौर में आकर एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई की, अपने यूजी कोर्स किया, पीजी कोर्स किया, एमबीए किया और उसके बाद में वो स्वदेशी की तरफ चल पड़े। हालांकि वो चाहते तो वो भी बाहर निकलकर मेट्रो सिटीज में नौकरी कर सकते थे या विदेश का रुख करके अपने आप को वेल सेटल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वदेशी की सोच से अपने इस बिजनेस को सेटल किया। तो हमारे बीच में मौजूद हैं पीयूष पाटीदार जी, जिन्होंने गिर गाय से रिलेटेड एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया और अपने ही गांव में उसको विकसित करने की कोशिश की। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, जब आप अपने गांव से बाहर निकले पढ़ाई के लिए, आपने बैचलर्स डिग्री लिया, आपने बीई किया, उसके बाद में एमबीए किया और फिर आप वापस अपने गांव जाकर आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जिसमें गिर गाय से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले, खैर मैं तो जानती हूँ कि ये गिर गाय क्या है, लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि गिर गाय क्या है और ये नॉर्मल गाय से कैसे अलग है, दोनों में अंतर क्या है? जी मैं बताता हूँ। नमस्ते। गिर गाय जो है ये बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान स्टेट में पाई जाती है इंडिया में और इनको देसी गाय बोला जाता है। देसी गाय और विदेशी गाय आपने सुना होगा। विदेशी गाय जो होलिस्टियन गाय, एचएफ, जर्सी, जिनको आज के जमाने में या आज के मार्केट में बताया जा रहा है सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन के कारण इन गायों का चलन सबसे ज्यादा बढ़ा है अभी। जबकि जो गिर गाय, देसी गाय जो होती है वो दूध देने में उनकी क्षमता कम होती है और यही रीजन है कि व्यापारी या किसान ज्यादा इनकम सोर्स के कारण आजकल इन गायों की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। बट फिर भी कई अभी इस समय चलन में आ चुका है, कई बार जैसे अपनी सरकार ने भी कहा है कि देसी गायों को अपनाएं, तो इसके तहत लोग अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, इनका दूध जो होता है ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है विदेशी गायों की तुलना में। मतलब इतना फर्क है जैसे एक तरफ होता है पीतल और एक तरफ होता है सोना। देसी गायों का दूध इतना महत्वपूर्ण होता है एक शरीर के लिए, बट इसकी जानकारी बहुत कम है लोगों को। ओके, ये बात तो हुई
कि गीर गाय और दूसरी गायों में अंतर क्या है। अब आपका जो स्टार्टअप है, आपने यहाँ से पूरी पढ़ाई करने के बाद वापस आप अपने गांव लौटे और वहां पर आपने आपका पूरा स्टार्टअप किया। बहुत सारी गीर गाय आपके फार्म पर हैं और मुझे पता भी है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे, बहुत सारी अच्छी नौकरियां मिली थी मेट्रो सिटीज में। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि मुझे मेरे गांव लौटकर और इस तरह का एक बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपके गांव वालों को और आपके जो जगह के लोग हैं उन्हें एक बढ़ावा मिल सके? हाँ मैम, इसके लिए मैंने एक प्लानिंग किया था। एक्चुअली एक जनरली बैठा हुआ था, मैं तो देख रहा था कई लोग गीर गाय के नाम पे कई सारे फार्म ओपन हो चुके हैं इंडिया में और वो सिर्फ प्रोडक्ट को हाई रेंज में बेच के बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। तो मैंने यही चीज को देखते हुए सोचा कि अगर इतना महंगा प्रोडक्ट और इतना महंगा दूध अगर एक मार्केट में लॉन्च करे कोई, तो इसको हर पर्सन बहुत अच्छे से यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ अर्निंग। उनकी अर्निंग कम है और इनके प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे घी जो है मार्केट में आप देखिएगा गिर गाय का 2000 से लेकर 5000 रुपए किलो तक बिक रहा है। दूध जो है वो 90, 100, 150 रुपए लीटर तक बिक रहा है। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इस प्रोडक्ट को बेचना तो बहुत आसान है, बट इसको किसी पर्सन को या किसी फैमिली को कंटिन्यू इसके फायदे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बीच में रोक दे खाते खाते तो कोई फायदा नहीं है इस प्रोडक्ट को यूज करने से। तो मैंने बस इसी को सोचते हुए ये प्लान किया कि मैं कुछ एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं एक फैमिली के इस फूड को या इस घी को और इसके दूध को या इस गीर गाय के प्रोडक्ट को हमेशा कैसे वो खा सके। बस इस चीज के लिए मैंने विचार किया और मैंने ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और हमारे प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं वो वोकल फॉर लोकल हों और हमारी स्वदेशी चीज को बढ़ावा मिले। तो आपने जो ये प्रोडक्ट ये जब स्टार्टअप किया पूरा, तो ये क्या सोचकर किया? मतलब आप देखिए, दो चीजें होती है किसी भी स्टार्टअप को सेट करने में। एक होता है आपका कि आप किसी के डेवलपमेंट के लिए ये चीज करें और दूसरा तरफ होता है खुद के मुनाफे के लिए करें। तो ये दोनों चीजें कैसे आपने सोची है, कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे, कैसे इनका समन्वय बैठेगा? हाँ मैडम, पहले तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से ये सोचा था कि मेरे को मुनाफे से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने इसको लॉन्च करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक परिवार में ऐसे प्रोडक्ट पहुंच सके जिनसे कि उसके शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि उनके हेल्थ में विकास होगा, बच्चों में अच्छी ग्रोथ होगी, माइंड शार्प होगा। आज की डेट में आप देखिएगा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर फूड नहीं मिल पाने के कारण उनको घर वाले दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाजार में कई दवाइयां खिला रहे हैं। बट जब अगर उनका फूड इनिशियली लेवल से ही अगर चेंज कर दें, थोड़ा सही चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना, उनको ये वाली देसी गायों का दूध पिलाना है, देसी गायों के प्रोडक्ट को यूज करवाना है, घी खिलाना है। मेरे हिसाब से इस घी को खिलाने से ये फायदा हो सकता है कि हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, इनका तोड़ है ये। आप शाजापुर से बिलोंग करते हैं और आप किलोदा गांव में रहते हैं। हाँ जी। आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में भी ऐसा होगा कि हम स्वदेशी के लिए कुछ करें, क्योंकि देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गाय की, तो देयर आर लॉट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग देयर। दूध होता है, घी होता है, छाछ होती है। हम पहले एक समय था जब हम मिल्क पाउडर को हम बहुत तवज्जो देते थे। जब दूध नहीं होता था हम दूध पाउडर उसका सब्स्टिट्यूट उससे काम चलाते थे, लेकिन अब लोग स्वदेशी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, है ना। अब हर आदमी, हर व्यक्ति इस बारे में बात करता है कि हमें स्वदेशी चीज लेना है और पौष्टिक चीज लेना है, क्योंकि हम कोरोना काल में अभी चल रहे हैं और इम्यूनिटी अभी सबसे ज्यादा हमें मैटर कर रही है। तो मैंने ऐसा सुना है कि गीर गाय का जो दूध होता है या जो घी होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी बहुत काम करता है। इसके बारे में दर्शक थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उन्हें ये कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में कैसे मदद करता है? आमतौर पर जो भी लोग हैं रोज सुबह दूध पीते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ खाते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, बट आज तक कोई भी पर्सन दूध की क्वालिटी चेक नहीं कर पाया है कि ये कौन सी टाइप का है या किस टाइप का है। बाजार में हर चीज का कंपैरिजन है सिवाय मिल्क के। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना है आप लोगों से या गुजारिश है कि अगर आप लोग मार्केट से सर्च कर सके, अगर कोई प्रॉपर पर्सन जो कि आपके डोर तक आपको गिर गाय का दूध उपलब्ध करा सके, तो आप उनके साथ जा सकते हैं या फिर आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे यहां से मेंबरशिप लेके आप कंटिन्यू गिर गाय के सारे प्रोडक्ट हमारे द्वारा आपके घर पे उपलब्ध होंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका यह फायदा है कि अगर गिर गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है
और जो अपन आम साधारण दूध पीते हैं इसमें A1 प्रोटीन होता है, A1 एंड A2 दोनों होता है, बट वो होता है शरीर के लिए हार्मफुल। कई सारी बीमारियां जो कि अपन जो साधारण दूध यूज करते हैं उसके कारण ही होती है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आम दूध और गीर गाय के दूध में कितना डिफरेंस है। गीर गाय का दूध जो होता है ये इम्यूनिटी साइकिल होती है, अपने एक शरीर में एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गीर गाय का दूध या देसी गाय का दूध जिसको बोले, जिसमें कि A2 प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, और यही मेन उद्देश्य है स्वदेशी गायों का दूध पीने का। ऐसा सुनने में आया है कि गीर गाय का जो घी होता है वो कैंसर में भी काफी मददगार होता है। बिल्कुल मैम, इसका घी जो है वो कैंसर में ऐसे बहुत सहायक होता है कि आप देखिएगा डॉक्टर तक, आपने सुना होगा कपिला, स्वर्ण कपिला गीर गाय का जो घी है वो डॉक्टर भी प्रिफर करते हैं कि आप कैंसर में इसको यूज करें। इसमें कई ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व होते हैं जो कि कैंसर के जीवाणु जो कि शरीर में विषाणु हो जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं, तो इसलिए इस वाले घी को यूज करने का बोलते हैं। दूसरी चीज, गीर गाय के दूध से कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपने सुना होगा घी से हर डॉक्टर या हर पर्सन के दिमाग में एक ही थॉट है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। जबकि आप गीर गाय के घी का अगर सेवन करते हैं तो आप देखिएगा ये घी मोटापे को रिड्यूस करने में फायदा करता है, जबकि ऐसा बहुत कम होगा। हार्ट डिसीज के लिए भी क्या गीर गाय का घी फायदेमंद होता है? हाँ जी, बिल्कुल फायदेमंद है। मतलब ये अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ा देता है ना, तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ गई अगर अपने शरीर की, तो वो फिर हर तरह की बीमारी में कारगर हो गया। ठीक है पीयूष जी, आप बस एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका ये जो प्रोजेक्ट है गीर गाय वाला, ये इसका सेटअप आपने किस तरह से किया और ये आपके सेटअप को और लोगों से कैसे अलग करता है? क्योंकि कुछ अलग है आपके प्रोजेक्ट में जो दूसरों जैसा नहीं है। हाँ। वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल। मेरा प्रोजेक्ट दूसरों से भिन्न इस टाइप से है कि मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूँ मेरे फार्म की। मेंबरशिप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके बाद में मैं एक गाय आपको अलॉट करता हूँ, उस गाय की देखरेख मैं करता हूँ। वो गाय हमेशा के लिए ऑनरशिप आपकी रहेगी उस गाय में, क्योंकि आपने उसका एक मेंबरशिप चार्ज पे किया है मुझे। और दूसरी चीज, उस गाय का प्रोडक्ट मैं आपको हर महीने 2 किलो घी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर पे प्रोवाइड करूंगा आपकी जिंदगी भर तक। ये प्रोजेक्ट मेरा दूसरों से इस तरीके से भिन्न है। इसके अलावा आपको एक अश्योरिटी ये है कि जिस दिन भी मेरे मेंबरशिप की क्वांटिटी एक हमने फिक्स की हुई है कि एक सिटी में अगर इतने मेंबर हो जाते हैं तो उसके बाद हम आपको गीर गाय का जो दूध होता है वो भी उचित मूल्य में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा गीर गाय की, जैसे आपने सुना होगा कि गाय का जो यूरिन होता है ये कई बीमारियों में कारगर होता है, जैसे गोअर्क बनता है, कई बार इनकी जैसे गोबर से रिलेटेड खाद होती है, कई सारी चीजें जो कि खेती के लिए भी बहुत उपयोगी होती है लोगों को। ये भी मेरा आने वाले समय पे प्रोजेक्ट है कि मैं लोगों तक प्रोवाइड करूं। इसके अलावा मैंने गीर गाय की जो छाछ होती है इसको भी कई छोटे छोटे एरिया में या छोटी छोटी डेयरियों पे इसको रखवाना स्टार्ट किया है, जिससे कि लोगों तक गीर गाय की छाछ भी पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है, मिक्स छाछ मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल है और मिक्स ही दूध अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि आपको गीर गाय की छाछ भी मिले, आपको दूध भी मिले और आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से मिले। ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है। और आप इसके लिए मेरे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को, अगर आपके प्रोडक्ट्स अगर कहीं से लेना होते या कोई गीर गाय की प्रोडक्ट्स चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अगर आप मेरे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको सीधी सी बात है, मेरे से संपर्क करना पड़ेगा, या मेरे फार्म की डिटेल लेके या मेरी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जिससे कि मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जी पीयूष जी, आपने एक बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है वोकल फॉर लोकल की तरफ, और आप जो आपके गांव के लोग हैं या जो आपके लोकल के लोग हैं उनके लिए आप एक बहुत प्रेरणा बने हैं। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सद्भावना पाती न्यूज की तरफ से और मेरी तरफ से। और आप इस और आगे बढ़े और विकास की तरफ अग्रसर हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक लगभग, और रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि लगभग 11.5 करोड़ नौकरियां गई हैं। इतने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं नौकरियों की, या फिर टेक्नोलॉजी के कारण जो भी चीजें डिजिटल हुई हैं उसके कारण जो प्रभाव पड़ा है नौकरी पेशा लोगों पर, तो उस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रशांत शाह,
जिन्होंने एक बहुत ही कम उम्र में, जिस समय हम और आप जैसे लोग शायद पढ़ रहे होते हैं, शायद एक नौकरी की तलाश में होते हैं, उस समय इन्होंने एक कदम उस ओर बढ़ाया जहां वो युवाओं को नौकरी दे सकें और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें और एक कंपनी स्टार्ट की विद जस्ट 1 पर्सन। और आज उनकी कंपनी जिसका नाम है सफायर मैनेजमेंट, 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हम और आप सभी जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी सारी दिक्कतों का और सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे प्रशांत शाह जी से, और आगे आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो प्रशांत शाह जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू पूनम जी। चैनल में आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, वैसे तो मैं दर्शकों को बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी जुबानी भी सुनना चाहेंगे क्योंकि आपने एक बहुत कम उम्र में, लगभग 25 साल में अपनी कंपनी स्टार्ट की सफायर मैनेजमेंट, 1 पर्सन के साथ में। आपकी कंपनी पूरे इंडिया में वेल नोन है और पूरे पैन इंडिया में काम करती है, लगभग सभी टाइप के सेक्टर्स में काम करती है और आज 100 लोगों से भी ज्यादा उसमें काम कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीजें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। और साथ ही सफायर मैनेजमेंट जी किस किस इंडस्ट्री किस किस सेक्टर में काम करता है और सफायर मैनेजमेंट का नौकरी देने वालों के लिए क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शक जानना जी। धन्यवाद पूनम जी आपने फॉर माय इंट्रोडक्शन। पूनम जी ने कुछ जैसा बताया है कि सफायर मैनेजमेंट 1 जनवरी से स्टैब्लिश करी थी सन 2009 में। मेरे घर के नीचे ही एक छोटे से कमरे में, 50 फीट के कमरे में 2 कंप्यूटर के साथ मैंने सफायर मैनेजमेंट चालू करी थी विद द इंटेंशन टू सर्व द क्लाइंट्स को अच्छी सेवा सर्विस देने के लिए, विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड अ जॉब टू अ जॉब सीकर्स और टू द पीपल हु डिजर्व सर्टन पोजीशन इन वेरियस कॉर्पोरेट्स। तो वहां से हमारा सफर शुरू हुआ अपने घर के नीचे से, फिर धीरे बढ़ते आज हमारे इंदौर में, बेंगलोर में और बॉम्बे में 3 ऑफिसेस है और करीब 105 जने आज हम लोगों के साथ काम करते हैं। हम लोग करीब 60 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को या 60 कॉर्पोरेट कंपनीज को सर्व करते हैं। उनके काम कुछ इस तरीका होता है, जैसे आप सभी को मालूम होगा, हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। उस एचआर डिपार्टमेंट के कुछ बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से रिक्रूटमेंट एक उनका फंक्शन होता है, जिसमें रिक्रूट करना। जैसे मान लीजिए आपका चैनल ही है, तो आपके चैनल में एक एडिटर होगा, आपके चैनल में एक फिनेंस अकाउंट का व्यक्ति होगा, आपके चैनल में एक डिजिटल मार्केटिंग का व्यक्ति होगा। तो ऐसे आपके चैनल में 50-100 जने होंगे जो काम कर रहे हैं। अब कंपनी को जरूरत होती है, जब कंपनी को एक्सपांशन करती है या जब कोई व्यक्ति रिजाइन करता है या कोई नया चीज चालू करनी होती है, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है, तो कंपनियों को नए लोगों की जरूरत होती है। तो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट उन लोगों को, उन कॉम्पिटेंट लोगों को जो मार्केट में हैं, जो कॉम्पिटिटर्स में हैं, जैसे आपके चैनल के कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे जहां पे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिक्रूट करने की कंपनी को आवश्यकता होती है। तो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, वो ये काम करने की सर्विस आउटसोर्स कर देता है कंसल्टेंट्स को कि वो उनके बिहाफ पे, उनके जगह पर हम लोग या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लोगों को ढूंढे। तो ये हम लोग उन करीब 60 कंपनियों के लिए ऐसा ही काम करते हैं। तो इन 60 कंपनीज में कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड होंगे? जी, आपने सुना होगा BFSI, दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। उसमें हम लोग काफी काम करते हैं। ई-कॉमर्स में हम काफी काम करते हैं। IT कंपनीज में हम काम करते हैं। अभी जो न्यू एज कंपनीज है, आपने सुना होगा, जैसे स्विगी है या एग्रीटेक बोलते हैं या फूड टेक बोलते हैं, मेडिटेक बोलते हैं, उन कंपनीज के लिए काम करते हैं। लगभग 8-10 सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं। जी, ये बात हुई आपकी कंपनी की, लेकिन क्या आपने भी कभी नौकरी ढूंढी थी और ये सोचा था कि मुझे खुद का मेरा रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना होगा? जी, आपने भी पढ़ाई की होगी, कुछ तो किया होगा जब आपकी। जी, मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ करता हूँ। मैंने इंदौर से MBA किया है। उसके पहले आई वॉज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट। मैंने UPSC मेंस और प्री 2 बार क्लियर करा है, इंटरव्यू फेस किया है। एक बार TN सेशन शाह भी इंटरव्यू के पैनल में थे। किस्मत बोलिए या बस किस्मत ही बोलिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस दौरान मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था जिसमें करीब 150 बच्चे थे। पर कुछ लगा, हमेशा ये लगता था कि कॉर्पोरेट्स और कुछ ऐसा काम करना है जो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें समाज का इनलार्ज भला हो और कुछ नया करने की तमन्ना है। तो वो कोचिंग के काम को धीरे धीरे बंद करके मैंने ये काम शुरू किया। एक क्लाइंट के साथ फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और आज हम लोग 3 शहरों में हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये बात हुई आपकी और आपकी इन रिक्रूटमेंट कंपनी की, सफायर मैनेजमेंट की। हम इससे आगे बात करें
तो सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हैं और आप बहुत सारी और हर लेवल की कंपनी को, मोस्टली अपर लेवल की कंपनीज को सर्व करते हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि वैसे ही जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था इन 2017, उसके बाद ही काफी सारी चीजें डिजिटल हो गई थी और जॉब्स पे काफी फर्क पड़ा था, हर किसी पे नहीं बट बेसिकली एसएमईज पे, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जब से ये कोरोना वायरस वाला जो सेशन है ये गया है, तब से चीजें और ज्यादा डिजिटलाइज हो गई। आई एम श्योर कि डिजिटल में तो जॉब्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास में डिजिटल सेक्शन है उसको एक डिजिटल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा मतलब अगर हम बात करें, डिजिटलाइजेशन आया है, टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं दो चीजों की यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। तो पहले आप बताइए, टेक्नोलॉजी के कारण कितने जॉब लॉस हो रहे हैं और कितने जनरेट हो रहे हैं? देखिए, मैं आपकी क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे परिचित की एक फैक्ट्री थी, उनके फैक्ट्री में करीब 1000 मजदूर काम करते थे, पर उन्होंने सन 2012 में वो फैक्ट्री ऑटोमेटेड कर दी। अब जो ऑटोमेशन करने के बाद जो 1000 मजदूरों को रोजगार मिलता था, वो घट के 125 लोग या 125 से 150 के बीच में मजदूर हो गए। तो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनी की कॉस्ट कम हुई, पर जो नौकरियां थी 850-800 मजदूरों की, कहीं ना कहीं तो वो खत्म हुई। तो उसी तरीके से कभी इसका हम रूप देखे तो ऑटोमेशन बनस्पत ये 100% है, एफिशिएंसी क्रिएट करता है, प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जॉब भी किल करता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आज आप देखिए हिंदुस्तान में पूरे हर सेक्टर में देखिए, जो क्रीम जॉब है, जिनका वार्षिक आय आप मान के चलिए 15-20 लाख से ऊपर होता है, वो तो यथास्थितिवत आगे बढ़ रहा है या बढ़ रहा है। बट जो जॉब कैटेगरी जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की जो जॉब कैटेगरीज थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का आदमी होगा जो बहुत स्किल्ड होगा, कोडिंग का आदमी होगा, डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदमी होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उससे क्या जॉब लॉस हो सकते हैं और सरकार को, समाज को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, देखिए सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बनता है कोडिंग से, इंसान बनाता है, एक कोड हो गया जिसकी खुद की समझ नहीं होती। कोड एक कमांड होता है, वो कमांड आपके सिस्टम में डालते हैं, उस कमांड के थ्रू एक वर्क होता है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर खुद सोचता है और खुद रिप्लाई करता है। जैसे आज आपको लोन चाहिए, आप किसी भी बैंक की साइट पर जाइए, वहां लिखिए आई वांट लोन, तो वो खुद पूछेगा कि कौन सा लोन, क्या पर्सनल लोन चाहिए, क्या होम लोन चाहिए, क्या बिजनेस के लिए लोन चाहिए। फिर आप बोलोगे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो फिर वो आपसे खुद पूछेगा, आदमी नहीं पूछ रहा है, सिस्टम पूछ रहा है कि कितने का चाहिए, 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 25 लाख का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए। ये दिस इज व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी हर इंडस्ट्री को क्लाइंट को एक्वायर करने का एक कॉस्ट होता है, एक पैसा लगता है, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कंपनीज की कम हो रही है, पर जो लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जॉब में या प्रोफाइल्स में इन्वॉल्व थे, उनकी आवश्यकता भी कम हो रही है। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो वो जॉब कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहे हैं। अब वो जॉब को सरकार या प्राइवेट इंडस्ट्रीज या समाज क्या तरीके से रिप्लेस करेगा, ये एक सोचनीय विषय है। जी, अभी आपने बोला कि जो एक अपर कैडर है 15-20 लाख से ऊपर वाला, उनकी जॉब तो एज इट इज बनी हुई है या उनके पास तो आगे भी ऑप्शंस हैं। अब हम बात करें एक मीडियम कैडर की, तो हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस पैंडेमिक का? क्योंकि जो लोग अपग्रेडेड थे वो तो ऑलरेडी अपग्रेडेड होकर कहीं और शिफ्ट हो गए, या उन कंपनीज ने अपने काम को डिजिटलाइज कर दिया, वर्क फ्रॉम होम दे दिया, लेकिन जो लोग फिजिकली काम कर रहे हैं, फिर उनका क्या? बनस्पत बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत फर्क पड़ा है। जो आंकड़ा, जो जितनी एजेंसीज है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या प्राइवेट एजेंसीज हो, जो आंकड़ा बता रही है 11 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, जितना भी आंकड़ा है वो चर्चा का विषय है जॉब लॉसेस का। वो अधिकतर जॉब उसी कैटेगरी की है, कभी हम जॉब्स की बात करी जाए या मजदूरी की बात ना करें तो इम्पैक्ट बिल्कुल हुआ है। खासकर एसएमईज में बहुत इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि आप एक एसएमईज को उदाहरण लीजिए, जो कंपनी का टोटल प्रोडक्शन यूनिट ही 2 करोड़ का है, क्या वो 10 करोड़ का सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर सकता है? क्या वो 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख की तनख्वाह का आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता।
तो वो जॉब तो लॉस होंगी, तो उनको अपने कॉस्ट कटेल करने पड़ेंगे, अपना प्रोडक्शन कटेल करना पड़ेगा, तो उसके कारण जॉब लॉस हो गई। अब ये कहाँ जाएंगे? तो उसका दूसरा एक जो वे है, जो सरकार को, समाज को और प्राइवेट इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर जियो है। जियो अब सबको मालूम है कि पिछले 4-5 महीने में काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है और उनके काफी एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान है। अब उस एक्सपांशन प्लान में ये समझिए जियो को इंदौर में काम चालू करना है, कुछ नया काम चालू करना है, तो वो अकेले तो कर नहीं पाएगा। उनके भी वेंडर होंगे 15, 20, 25, उन वेंडर्स में जॉब क्रिएट होगी। तो जो लोग एसएमई से निकाले गए हैं या निकलना पड़ा है, उन लोगों को बड़ी कंपनीज के वेंडर की जगह पे नौकरी मिल सकती है। पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना नौकरियां मिलेगी, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि कितना इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी में और किस रफ्तार से रिवाइवल होगा, ये आने वाले 4-5 महीनों में थोड़ा और स्पष्टता से पता लगेगा। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे अभी आपने बात की इकोनॉमी की, हम भी जानते हैं कि डिजिटल में या टेक्नोलॉजी के कारण जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लॉस भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर कैडर है। आने वाले समय में अभी तक तो जो इकोनॉमी पे असर पड़ा वो हम सब जानते हैं, वो दिखाई भी देता है, देश पर उसका असर भी दिखाई देता है। आने वाले, क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, 11 साल एक इंडस्ट्री में आपने सर्व किया, तो आपके अनुभव के तौर पे अगर मैं पूछूं तो आने वाले 6 महीने में या साल भर में क्या लगता है, इकोनॉमी कुछ स्पीड पकड़ेगी? क्योंकि इकोनॉमी स्पीड पकड़ेगी तो डेफिनेटली उसका असर पूरे हमारे देश पर होगा और काफी सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगी, रफ्तार तो बिल्कुल पकड़ेगी। लोग जब घर से निकलेंगे, लोग घूमने जाएंगे, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, लोग कपड़े खरीदेंगे, तो पूरा इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा। फैक्ट्रियां प्रोडक्शन बढ़ाएगी, फैक्ट्रियां प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ऑयल की खपत बढ़ेगी, नेचुरल गैस की खपत बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ेगी। तो इकोनॉमी को रफ्तार पकड़ना तो बिल्कुल अब कितनी पकड़ेगी या कितनी जल्दी पकड़ेगी, ये एक सोचनीय विषय है या एक सोचने का सब्जेक्ट है। जहां तक कि नई नौकरी की सृजन होने की बात है या क्रिएट होने की बात है, तो बिल्कुल नई नौकरियां क्रिएट हो रही है, बट हमको नई नौकरी क्रिएट करने के साथ साथ लोगों को स्किल भी करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश में आप पाएंगे कि अमूमन मध्य प्रदेश के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स में जो राइटिंग स्किल्स होती है या जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आपने मुझे बताया कि आपके 3 स्टेट्स में आपके ब्रांचेस हैं। आपने बताया बेंगलोर में, मुंबई में, इंदौर में। तो यहाँ पर हम 3 स्टेट्स को अगर कनेक्ट कर ले, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका। क्या डिफरेंस है तीनों लोकेशंस के मैन पावर में? जी वैसे तो एजुकेशन वाइज तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है एटीट्यूड में। जैसे आप एक मुंबई के 22 साल या 23 साल या 24 साल के युवा की बात करी जाए, या बेंगलोर के 22-23 साल के युवा की बात करी जाए, तो उनका कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको एक सामान्य युवा के इंदौर से, क्योंकि आवश्यकता ही विकास की, आविष्कार की जननी है। बॉम्बे में काम करना होता है, एक परिवार का एक आदमी कमा रहा है या पूरा परिवार चल, ऐसा होता नहीं है। तो हर आदमी परिवार का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, काम करता है। एक स्किल्स की जहां तक बात करी जाए तो कर्नाटक, या चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश हो, आपको अमूमन एक जनरल बात करी जाए, एवरेज तौर पर आपको महाराष्ट्र में या कर्नाटका में राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मध्य प्रदेश की तुलना में काफी बेहतर मिलेगी। इसका शायद जो कारण हो सकता है, इसका एक्सपर्ट्स बताएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो प्राइमरी एजुकेशन है महाराष्ट्र की और कर्नाटका की काफी अच्छी दिखती है मध्य प्रदेश से। जी बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपने नौकरी के क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी जरूरी जानकारियां थी आज के समय में, जो इफेक्ट्स हुए हैं, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हो, चाहे वो अपकमिंग गुड इफेक्ट्स हो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, वो आपने सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई। मैं एक आखिरी चीज आपसे बोलना चाहूंगी। आज का युवा हर तरफ ये देखने में आता है, बेरोजगारी है, डिप्रेशन में जा रहा है, नौकरी नहीं है। तो मैं जानती हूँ आप लोग सुन रहे हैं और आप ये देख भी रहे हैं कि नौकरियां निकल रही हैं, लेकिन आपका डिवोशन होना बहुत जरूरी है। तो आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो नौकरी तलाश रहे हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर में कुछ ऐसे पॉजिटिव एनर्जी मिले, कुछ पॉजिटिव प्रेरणाएं मिले कि वो अपनी नौकरी अच्छे से कर सके और आगे भी खूब बढ़ सके? पूनम जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा, नौकरी सिर्फ एक कमाने का माध्यम नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आप कहाँ काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, यह आपकी होने वाली पहचान है अगले आने वाले 30 सालों में या 35 सालों में। तो युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने काम को गंभीरता से ले, कमिटमेंट से ले, ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स। न्यू स्किल सीखिए। आजकल इतना एजुटेक कंपनीज है, इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री में नई चीजें सीखने की कोर्सेज है। आप वो कोर्सेज करिए, नई स्किल सीखिए और अपने आप को बेहतर करते जाइए। और हाँ, गंभीरता से लीजिए, अपने काम को गंभीरता से लीजिए। जी, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि जो भी बातें प्रशांत शाह जी से हमें सुनने को मिली है, जो भी जानकारी मिली है, तो जो युवा या जो भी पर्सन है जो नौकरी ढूंढ रहा है या जो ऑलरेडी कर रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले है, आई एम वेरी मच होपफुल कि वो आपके लिए बहुत काम आए, आप उससे कुछ सीख सकें, आप उससे कुछ ले सकें। और प्रशांत जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। प्रोबेबली एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू एंड आप देखते रहिए सद्भावना न्यूज। Hi, this is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna News. Today we have Mr. Praveen Trivedi with us and he is the renowned name of real estate industry. आज हम इनसे जानेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद भी इतने बूम पर है, उसका क्या कारण है, कस्टमर्स को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए रियल एस्टेट में कुछ भी वर्किंग करने से पहले या कुछ भी वर्किंग लेने से पहले, इन्वेस्टर्स को क्या होनी चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे मिस्टर प्रवीण जी से। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है शुभ संकल्प रियलिटी जी, आपकी कंपनी का विजन क्या है। और मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक में सारे सेक्टर, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, सारी कंपनियां जो है वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं। लेकिन रियल सेक्टर, रियल एस्टेट बहुत बूम पर है। उसका क्या रीजन है? तो ये चीज हमारे इन्वेस्टर्स भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, और जो लैंड परचेज करना चाहते हैं या उसमें डील करना चाहते हैं वो लोग भी जानेंगे। देखिए, असल में सबसे पहले तो अगर हम बात करें विजन को लेकर के, तो कंपनी का विजन ये है कि हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी खुद की छत दे पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी खुद की ऑन प्रॉपर्टीज दे पाएं। बिकॉज जो सबसे बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, तो थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ही है। लोगों के पास अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा कि रियल एस्टेट बूम पर है, रियल एस्टेट पे बूम पर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोरोना पैंडेमिक लोगों ने फेस किया, इस समय लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने, कि जो लोग रेंट से रह रहे हैं उनके लिए 3 महीने 4 महीने, इवन देखिए कोरोना का लॉकडाउन सेशन खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास अच्छी जॉब्स नहीं थी या बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी थी। तो जो बाय रेंट रहते हैं या जो पीजीज में रहते हैं उनके लिए वो चीज बियर करना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि अब हमारे पास खुद की जो ऑन प्रॉपर्टी है वो होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से जब बाजार खुला है तो लोग निकल गए हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टीज लेने के लिए, ऑन प्रॉपर्टीज लेने के लिए, फ्लैट्स लेने के लिए, क्योंकि वो उनकी अभी बेसिक नीड हो गई है। बस दैट्स व्हाई ये बड़ा सा बूम आया हुआ है। तो सर, ये बात तो हो गई जो परचेज करने वाले हैं उन लोगों के लिए, जिन्हें फ्लैट या प्लॉट चाहिए उन लोगों जी जी। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये कैसे फ्रूटफुल रहा, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कैसे इसमें बूम आया? क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स इसमें काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में? जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बूम आने का 2 रीजन है। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं जो बेसिक इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटी प्रॉपर्टी ले ली, उसको रेंट आउट कर दिया। तो अभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर रेंट आउट करने के लिए होगी तो सारा जो बिजनेस है वो चले या ना चले, कोई भी आदमी को घर तो चाहिए। तो बेसिक सी चीज है कि वो एक जो रेंटल प्रॉपर्टी उसकी है वो अच्छी उनको रेंट देगी। ऑफिसेस थे, दुकानें थी, भले बंद थी, पर फिर भी लोगों ने उसका रेंट लिया है, तो एक इन्वेस्टर को वहां पर गेन मिला है। दूसरे जो इन्वेस्टर हैं, कई बार क्या होता है, कोरोना के कारण जो प्रॉपर्टी के रेट्स थे वो जो इंक्रीज होने थे वो इंक्रीज नहीं हुए, वहीं स्टक रह गए या वहीं रुक गए। तो बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पीछे के दामों में या पुराने भाव में उन्होंने वो प्रॉपर्टी ले ली, जो पुराने रेट्स थे उस रेट में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को ले लिया। इसलिए इसमें बूम आया हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस चीज में। लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो पुराने रेट्स पर ले पा रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर जब तक नए रेट पर बेचेगा नहीं तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा? तो उनके लिए ये चीज कैसे पॉजिटिव होगी? देखिए, एक्चुअली क्या है, अगर आप बाजार में देखेंगे, शेयर बाजार आप देखेंगे तो अभी थोड़े समय के लिए बहुत नीचे चला गया था, फिर बहुत ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया वापस। गोल्ड आप देखेंगे तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर वापस आ गया और फिर स्टेबल है अभी फिलहाल। और लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में कैसा है कि आज अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं, अब जैसे इंदौर की हम बात करें तो इंदौर आने वाले टाइम में एज अ मेट्रो
मेट्रो सिटी आगे बढ़ने वाला, मेट्रो का प्रोजेक्ट है जो प्रपोज्ड है वो बनने वाला, इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। तो जो लोगों ने आज प्रॉपर्टी ली है, पहली बात तो उनको 4-6 महीने पीछे के रेट में प्रॉपर्टी मिल गई है। दूसरा ये है अगर वो उसमें 2 साल का और 3 साल का वेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। दैट्स वाई लोगों ने परचेज किया है। ठीक है, मैं जो परचेज करने वाले हैं या जो दर्शक हैं या जो इसमें डील कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूंगी जी। रेरा क्या है? जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस किस का नॉलेज उसे होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों को जरूरत तो है प्लॉट्स की, खुद के इंडिविजुअल घर की, लेकिन उन्हें ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें, काफी सारे मामले ऐसे उठे हैं भू माफिया के जहां पर लोगों ने बहुत फ्रॉड किए हैं कि कोई प्लॉट किसी को बेच दिया लेकिन 30-30 साल तक उन्हें उसमें पोजीशन नहीं मिला। तो ऐसा क्या कारण है जो इतने फ्रॉड हुए, और आपकी कंपनी इसमें कैसे डील करती है ताकि आपके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन हो? देखिए, रेरा की आपने बात करी तो रेरा तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बाजार में जा रहे हैं उनके लिए एक वरदान है। रेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो आपने पुराने फ्रॉड की बात करी, सर मैं आपसे माफी चाहूंगी प्रवीण जी, रेरा के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं रेरा क्या है, उन्हें इसका कैसे फायदा मिलेगा और वो इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, रेरा उनके लिए क्या सपोर्ट करता है, ये आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कहीं ना कहीं रियल स्टेट को कंट्रोल करती है। जैसे इंश्योरेंसेस को लेकर के या स्टॉक्स को लेकर के सेबी है, बैंक को लेकर के आरबीआई है, वैसे रियल स्टेट को लेकर के रेरा है जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। आज कोई भी व्यक्ति जब कॉलोनी काटता है या कॉलोनी डेवलप करता है तो वो डेवलपर को और कॉलोनाइजर को हर चीज की रिपोर्ट देनी होती है रेरा को, रेरा से परमिशन लेनी पड़ती है। रेरा बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है कि जब कोई बिल्डर या कोई कॉलोनाइजर रेरा से परमिशन लेने जाता है तो रेरा पुरानी जो परमिशन उन्होंने ली हुई हैं अदर डिपार्टमेंट से वो चेक करता है, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उसका डाइवर्जन, उसकी डेवलपमेंट परमिशन। जब ये सारी चीजें ओके हो जाती हैं तभी रेरा उनको परमिशन देता है। तो आज जो क्लाइंट्स हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं जब वो बाजार में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो बहुत जरूरी है कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी लें जो रेरा के थ्रू अप्रूव्ड हो, क्योंकि रेरा उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्रूव करता है जिसके पुराने जो अप्रूवल्स हैं, जो टीएनसी हो गया, डाइवर्स हो गया, वो अप्रूवल्स ओके होने के बाद ही रेरा अप्रूवल देता है। दूसरा, जिनके बिहाफ पे वो खरीद रहे हैं, जो मीडिएटर होते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनका भी रेरा में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रेरा में रजिस्टर्ड है तभी लायबिलिटी ले पाएंगे और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज डिलीवर कर पाएंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दिला पाएंगे। इसका मतलब हम ये समझे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, जो मैं परचेजर से उनके लिए बात कर रही हूँ, तो वो क्या करे, जिस भी या तो कॉलोनाइजर से या डेवलपर से या मार्केटिंग पर्सन से खरीद रहा है वो उनका रेरा का सर्टिफिकेट देखे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बराबर, रेरा सर्टिफिकेट देखे या रेरा का एक नंबर होता है जो रेरा प्रोवाइड करता है, वो रेरा नंबर ले लें। और वो नंबर अगर आप जो रेरा की वेबसाइट होती है उसमें जब आप डालते हैं तो उसकी पूरी एक डिटेल आ जाती है, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए आपका मीडिएटर, आपका ब्रोकर या कॉलोनाई या जो कॉलोनाइजर है या जो बिल्डर है और जो बिल्डिंग वगैरह जिसमें आप फ्लैट्स वगैरह खरीद रहे हैं या आप डुप्लेक्सेस वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बिना तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी प्रवीण जी, एक सवाल ये पूछना चाहूंगी क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे वो हमारी बात अधूरी रह गई। जो फ्रॉडस्टर हुए पहले, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जमीन के मामले को लेकर के, उनमें और आपकी कंपनी में क्या डिफरेंस है? हाउ योर कस्टमर्स गेट सेटिस्फाइड विद दिस? देखिए, एक्चुअली क्या है, जो पुराने जो फ्रॉड्स हुए उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनके ऊपर कोई बॉडी नहीं थी, मतलब उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो हंसल मेहता का जो स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, बस वो वैसा ही है। रियल एस्टेट में जितने फ्रॉड्स हुए वो इसलिए हुए कि जो फ्रॉड करने की विचारधारा रखते थे, जो लोग फ्रॉड करने की सोचते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको एक गली मिल गई फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि उनको किसी को जवाब नहीं देना था। हम जिस समय में काम कर रहे हैं, अभी रेरा बॉडी है, हमें रेरा को रिपोर्ट करना होता है। एक भी प्लॉट सेल होता है, कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं तो वो रेरा के थ्रू होते हैं। और जो भी हम बैंक ओपन होता है, जो बैंक अकाउंट होता है वो कहीं ना कहीं कॉलोनी का रेरा से लिंक होता है, उसको रेरा अकाउंट बोलते हैं। तो वो पैसा उसमें जाता है और उसमें फिर बताना पड़ता है कि डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा आप कर रहे हैं और अदर खर्चे आप क्या कर रहे हैं, वो सब वहां शो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब आज की तारीख में रेरा कंट्रोल कर रहा है तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। पहले ये फ्रॉड इसलिए हुए क्योंकि रेरा जैसी बॉडी थी नहीं,
इसलिए फ्रॉड्स कर पाए। कुछ देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी एक माइंडसेट के साथ चलते हैं, जिनको फ्रॉड ही करना होता है, तो उनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन अभी रेरा ने काफी हद तक उनको भी कंट्रोल किया है। हमारी कंपनी को लेकर के अगर आप बात करें तो हमारी कंपनी का तो शुरू से विजन यही रहा है कि देखिए क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा ना तो 10 क्लाइंट लेकर के आएगा। आज अगर मैं ये सोचूं कि मैं 100 लोगों के साथ फ्रॉड करके कुछ पैसा कमा लूं, तो बेहतर है कि मैं 100 क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं ताकि वो पीछे से 1000 लोग और लेकर के आए। तो मेरा एक विजन है कि मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, मुझे रियल स्टेट में लोगों को सेटिस्फाई करना है और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। मैं शुभ शंकर ब्यूटीज अभी भी एक ब्रांड है, इसको हम ग्लोबल लेकर के जाना चाहते हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काफी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अगर हम फ्रॉड वाले सेक्शन पे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड वाले लोग हैं उस लाइन में हमें नहीं जाना। हमें क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है, एक अच्छी प्रॉपर्टी देनी है। और वैसे भी अब रेरा है तो रेरा के अकॉर्डिंग आप वो फ्रॉड कर भी नहीं सकते और ये चीजें हैं। लेकिन प्रवीण जी, कहीं तो कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया होगा जो कहीं ना कहीं किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जिसके कारण कस्टमर्स को दिक्कत हो सकती है? देखिए रेरा में एक्चुअली रेरा के साथ साथ जो रियल स्टेट है उसमें क्या होता है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए होता है अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज अच्छी हो, आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, ये सब चीजें क्लाइंट्स को चाहिए होती है और प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो। आज जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट लिया है या फ्लैट लिया है, मैंने आपको पोजीशन कहा कि मैं आपको 12 महीने में दूंगा। कई बार क्या होता है पोजीशन 2 साल में 3 साल में क्लाइंट को मिलता है, उसमें मजा नहीं आता। और हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स को ऑन टाइम जो हमने कमिटमेंट किया हुआ उस टाइम पर हम पोजीशन दें, और हमारी भी वही प्रायोरिटी रहती है और हम पूरी कोशिश करते हैं और हम देने में सक्सेसफुल भी रहे हैं। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी प्रवीण जी, अभी आपके कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है और उनके आगे क्या स्कोप है, कब तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे या जो चल रहे हैं वो कब तक रेडी हो जाएंगे? देखिए अभी हमारे बाईपास पर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो रेडी पोजीशन है, उज्जैन रोड पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो रेडी पोजीशन है। हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बाईपास पर ही हैं। आपका ओमेक्स हिल्स के आसपास हमारे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। खंडवा रोड पे कुछ अच्छी लोकेशंस पे हम प्लान कर रहे हैं। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है। किस तरह के कस्टमर्स को आप बेनिफिट कर सकते हैं? लाइक सिर्फ जो हाई रेट्स हैं या जो लो ग्रेड के पर्सन हैं उनके लिए भी आपके पास में कुछ स्कीम्स हैं? जी बराबर। मेरे पास एक्चुअली जो प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है वो 6 लाख रुपीज से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है और लगभग 1 करोड़ रुपए तक का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास स्पेस है। जिसका 6 लाख रुपए का बजट है उसके लिए भी, जो लोअर ग्रेड में आता है उसके लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी और हायर क्लास के लिए भी। तो सभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है। सभी तरह के क्लाइंट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं और कर रहे हैं। जी, आपकी कंपनी जो है शुभ संकल्प रियलिटी, जी, आपके कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज और प्रोवाइड करती है अपार्ट फ्रॉम लैंड परचेज? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जहां पर पर्सन आके स्टक हो जाता है कि उसे कभी लोन नहीं हो रहा है, कभी ये चीज नहीं मिल रही है, वो चीज नहीं मिल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर पर्सन गेट स्टक। तो क्या क्या फैसिलिटीज आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? देखिए हम क्लाइंट को फर्स्ट डे एक जो विजिट होती है उसके पहले हम क्लाइंट को काउंसलिंग करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोन रिक्वायरमेंट्स क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं। उसका उनको साइट विजिट्स हम करते हैं। कई बार क्या होता है कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ऑफिस आने में कंफर्टेबल नहीं होते, उनको हम उनके घर से पिकअप करके फिर उनकी विजिट कराते हैं। उसके बाद लोन जो इशू होता है, लोन को लेकर के हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, हमारे 2 से 3 एसोसिएट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, जो लोन को लेकर के गाइड करते हैं। उसके बाद जो लोन की डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा वो प्रिपेयर करते हैं। और भी जो हेल्प लग रही होती है वो हमारी टीम है वो प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉपर्टी लेने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये तो बिफोर सर्विस हो गई। हम आफ्टर सर्विस में भी केयर करते हैं कि क्लाइंट्स को पोजीशन से रिलेटेड और जो भी आने वाली चीजें होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन सपोर्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट में भी काफी दिक्कतें आती है। कई बार क्या होता है कि कॉलोनाइजर्स बोलते हैं कि ये गार्डन फेसिंग है या फिर ये फैसिलिटी मिलने वाली है, लेकिन वो सालों तक नहीं मिल पाती है। उसमें आपकी कंपनी कहां तक स्टैंड कर रही है? देखिए फिलहाल उसमें हम 100% सक्सेसफुल हैं क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हमने लोगों को दिए हैं, जो प्लॉट्स हमने दिए हैं वो हमने डेवलप कॉलोनीज में दिए हुए हैं। हमारी जितनी कॉलोनी मोस्टली डेवलप्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं गार्डन फेसिंग बोल रहा हूं तो वो गार्डन अवेलेबल होता है सामने, रोड्स बोल रहा हूं तो अवेलेबल है। बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा करने के बाद ही हम क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज देते हैं ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि उनका प्लॉट कहां एग्जिस्ट करता है और उसके सामने की क्या लोकेशंस हैं, रोड की क्या ब्रॉड वगैरह है, सारी चीजें वो देख पाते हैं। जी शुक्रिया प्रवीण जी। और कोई इन्फॉर्मेशन जो एडिशनली आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए? जी बस यही है कि आज अब जब कोई भी आप प्लॉट्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं या फ्लैट्स वगैरह आप लेने जाते हैं तो कॉलोनी से पहले तो आप जिसके बिहाफ पे खरीद रहे हैं, जो आपका ब्रोकर है या जो फर्म है, उसका रेरा जरूर देखें आप। अगर किसी का रेरा नहीं है तो उसके थ्रू आप कोई काम मत करें क्योंकि जो एक अनऑथोराइज पर्सन है वो आपको गलत जगह ले जा करके बिठा सकता है या आपको फ्रॉड तक लेकर के जा सकता है क्योंकि वही आपको लीड कर रहा है कि आपको कहां जाना है। ले जाने वाला
वही है आपका मीडिएटर। उसके बाद फिर जब आप फर्म में जाते हैं या किसी आप कॉलोनी को देखते हैं तो वहां पर उसका भी रेरा देखिए कि वो कॉलोनी जिसमें आप प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं या रो हाउस ले रहे हैं, उसका रेरा अप्रूव है कि नहीं है। और उसके बाद फिर आप उस बिल्डर का क्या वैल्यू है आपके शहर के अंदर, वो कहां एग्जिस्ट करता है, उसका कैसा नाम है, उसने अपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से डिलीवर किए हैं या डिलेड हैं, वो जरूर आप देखें। तो आपको अपने आप को आप गाइड कर पाएंगे, आप सेटिस्फाई हो पाएंगे कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंसी क्या है, वो कहां एग्जिस्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से मैं आपसे करना चाहूंगी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। जनरली लोग 3 जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट। ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ अभी कौन सा सेक्टर है, कहाँ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी चल रहा है और काफी समय लगेगा मार्केट को अप होने में, तो इनमें से कहाँ इन्वेस्टर्स ज्यादा सेफ है? देखिए, स्टॉक मार्केट्स को तो आपने देख ही लिया, जब पैंडेमिक आया तो पूरा क्रैश हो गया, तो वहां पर तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वहां पर आपको ऑल टाइम गेन मिलेगा। गोल्ड की बात करें तो उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और गेन उतना ज्यादा मिलता नहीं है, फ्लैक्चुएट होता है। एक पर्टिकुलर 3 साल में 4 साल में एक तेजी आती है, लेकिन वो कंपेरेटिवली रियल एस्टेट उतनी नहीं होती। रियल एस्टेट में क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास है, गोल्ड आपने लेके रखा हुआ है, ठीक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है उसमें आपको रेंट आ रहा होता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। प्लॉट आपने लिए होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है, उसमें भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें भी रेंटल इनकम होती है, आपके पास शॉप है उसमें भी रेंटल इनकम होती है, उसका गेन। तो रियल एस्टेट में डबल प्रॉफिट होता है, एक रेंटल इनकम भी हो जाती है और दूसरा गेन जो मिल रहा होता है वो भी हो जाता है। तो रियल एस्टेट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता, हमेशा से रियल एस्टेट ही बेस्ट रहा है और रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन मिस्टर प्रवीण हैज प्रोवाइडेड टू ऑल आर दी लैंड परचेजर्स एंड इन्वेस्टर्स वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी मिली होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आप जब भी कोई लैंड परचेज करें तो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया, आप रेरा जरूर देख लें, तो इस पर आप विचार करें। और प्रवीण जी से हम जल्द मुलाकात करेंगे एक नए मैटर पे। तब तक के लिए धन्यवाद।